आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान केबी जानी इस्तकबाल करता हूं आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में। दोस्तों, कॉरपोरेट इंडस्ट्री भी आसमान पर झिलमिलाते सितारों की तरह है, जिसमें नए नए एंकर्स की आमद होती रहती है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पहली नज़र में दूसरों को मुतासिर करते हैं। ऐसे प्यारे और दिलकश हसीन चेहरों में एक नाम नेहा गुप्ता का भी आता है, जिन्होंने अपने मुख्तसर कैरियर में अपने अंदाज से एंकरिंग की दुनिया में अपनी शिनाख्त बनाई। नेहा गुप्ता हसीन और खूबसूरत होने के साथ साथ टैलेंट से भरपूर भी हैं। इनकी जस्तजू और लगन ने न जाने कितने इवेंट्स में रंग बिखेरा है और इनको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो आइए मुलाकात करते हैं नेहा गुप्ता से और जानते हैं इनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। नेहा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया था हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जानी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपकी सियासत टीवी की ऑडियंस को मेरा आदाब। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहती थी और आप कैसे एंकर बन गई? तो कहानी बस इतनी सी है। मैंने बहुत ही छोटी उम्र में एंकरिंग शुरू कर दी थी। मैं 19 साल की थी जब मुझे इंडस्ट्री के बारे में मालूम हुआ, लेकिन उस टाइम पे मेरी पढ़ाई चल रही थी और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पढ़ाई सबसे पहले, उसके बाद जो कुछ करना है आप करें। तो 20 साल की उम्र में मैंने शुरू किया था और अब कुल मिला के मुझे 5 साल हो चुके हैं। और क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट थी मैं, बायोलॉजी मैंने ली थी, तो देखा जाए तो डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी मुझे। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी प्लेज अ मेजर रोल। तो जहाँ ज़िंदगी ले गई बस आ गए इस फील्ड में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस फील्ड से मुझे जो मिला है, जो मैंने पाया है, वो मुझे छू गया, अट्रैक्ट कर गया। अच्छा, नहीं लेकिन आप तो डॉक्टर बनना चाह रही थी जी हाँ, तो उस बारे में ज़रूर बताइए कि क्या वजह रही कि आपने यानी पढ़ाई को ख़त्म करके इस फील्ड को क्यों अपनाया? तो हुआ ये था कि मैं थी बायोलॉजी स्टूडेंट 11th 12th और फिर डिग्री में भी। और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वो है आर्मी बैकग्राउंड फैमिली, मतलब अच्छा। अपर मिडिल क्लास आर्मी बैकग्राउंड फैमिली मेरी रही है। मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे दोनों चाचा सब आर्मी बेस्ड ऑफिसर्स रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, आर्मी के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी परवरिश काफ़ी अलग होती है, थोड़ी दूसरे बच्चों से हटके होती है, क्योंकि हवा में ही डिसिप्लिन घुला होता है। तो बचपन से ही ऐसा सिखाया गया था कि जो भी करो दिल लगा के करो। तो जब अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे पहली दफ़ा जब अपॉर्चुनिटी मिली एंकरिंग करने की, तो मुझे मज़ा आया और मैंने सोचा कि अब तो इसमें जी जान लगा देनी है, दिल लगा के काम करना है। तो वो करते करते सपोर्ट मिलता रहा लोगों से और बस इसी तरीके से एंकरिंग चूज़ कर ली एज अ करियर ऑप्शन। तो कुछ इसी तरह की शुरुआत रही थी। अच्छा जी। तो वो कौन सा पहला इवेंट रहा होगा जिसे आप इस प्रोग्राम के ज़रिए याद करना चाहेंगी? तो पहले तो ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, पता भी नहीं था कि एंकरिंग नाम की कोई चीज़ होती है। अच्छा। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ही एक जेंटलमैन हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही काफ़ी लाउड बच्ची थी, मतलब वो होते हैं ना जो स्टेज और माइक देखते हैं और चढ़ जाते हैं ऊपर, स्कूल में भी वैसे ही बिंदास। बिंदास, बिल्कुल जो जो मिला वो कर लिया, वैसा था कि सब चीज़ ट्राई करनी है मुझे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि एक शो है और आप होस्ट करोगे तो बोलो। मुझे लगा जैसे सिंपली हम करते हैं ना कॉलेज स्कूल्स में, वैसे ही होगा। लेकिन जानी जी, कुछ भी बोलिए, जब चीज़ प्रोफेशनल वे में होती है ना तो वो अलग ही दिखती है। तो जो मुझे पहला शो मिला था, मैं बहुत लकी रही वैसे देखा जाए तो। मेरा पहला शो ही मुझे बहुत बड़ा मिला। अच्छा। फरहान अख्तर वहाँ के एक गेस्ट थे और वो था एक ऑडिशंस चल रहे थे एंड इट वॉज़ अ वेरी ह्यूज शो। तो जब मैं गई पहली दफ़ा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे अननोन लोगों के बीच में स्टेज के ऊपर आप ही सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होते हैं, तो कैसी फीलिंग आती है। शुरू में बहुत घबराई, पर जैसे तैसे कर लिया। लेकिन उस दिन ठान लिया कि अब सीखना है, जो जो चीज़ें मुझे लगें कि कहीं पे मैंने लैक किया हो, वो चीज़ें कवर अप करनी है। तो बस ऐसे ही फिर चलता चला गया। और मैं लकी इस बात पे भी थी कि जहाँ मेरा पहला शो हुआ था, वहाँ ऐसे कई सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने शायद मुझ में कुछ खासियत देखी होगी, मुझे नहीं मालूम क्या, और उन्होंने अप्रोच किया कि
हमारे पास ये शो है, आप करेंगे क्या? तो मैंने किया, धीरे धीरे कांटेक्ट पढ़ते चले गए। तो मैं मोस्टली मुझे काम रेफरेंस के थ्रू ही आया है, अच्छा तो बस कुछ इसी वजह। अच्छा, ये किस शहर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप किस शहर से बिलोंग करती हैं वो थोड़ा सा हमें ज़रूर बताइए। तो मेरे जो रूट्स हैं, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, टिपिकल नॉर्थ इंडियन, लेकिन मेरी पैदाइश हैदराबाद की है। अच्छा। हाँ, बचपन में आर्मी बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग हर जगह एक एक साल रुके हैं। मतलब मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया हुआ है अगर मैं कहूँ तो। और मैं पैदाइश मेरी हैदराबाद की रही, फिर हम दूसरे सिटीज़ चले गए, पूरा इंडिया कवर करके किस्मत ऐसी रही मेरी कि वापस आके हैदराबाद पे रुकी। अच्छा। और फिर वहाँ से कभी जाना हुआ नहीं, यहाँ पे हम सेटल हो गए और पढ़ाई भी यहीं पे हो गई, करियर भी यहीं चल रहा है। तो आई होप आगे भी मैं यहीं रहूँ। तो बेसिकली हैदराबाद ही सब कुछ है। अच्छा, अगर मुझे कुछ कहना हो तो। नहीं लेकिन नेहा, आपकी पैदाइश तो खैर हैदराबाद जी, में हुई और पली बड़ी आप मुख्तलिफ शहरों में, पूरे पूरे। तो अलग अलग शहरों का देखने को मिला होगा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, तो किन शहरों को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही देती हैं? इम्पॉर्टेंस की जहाँ तक बात है तो मेरा बचपना बाकी जगह पे गुजरा है, लेकिन जो कहते हैं ना, जब इंसान बच्चे को अकल आती है, वो मेरा हैदराबाद में हुआ है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस तो मैं हैदराबाद को दूंगी। लेकिन अगर उसके बाद मुझे कहना हो तो मेरी मॉम, मेरे डैड, सबकी बिलोंगिंग और रूट्स अलग अलग जगह से हैं। तो मेरे पापा एक्चुअली उत्तराखंड में सेटल्ड हैं, तो वो भी मेरे दिल को काफ़ी क्लोज है मेरे दिल से, फॉर श्योर। उसके अलावा आई थिंक ओवरऑल मुझे बंगाल से काफ़ी मेरे क्लोज रहा है बंगाल भी, क्योंकि मेरे मॉम के थोड़े बहुत रिलेटिव्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो आई थिंक ऐसी बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन हैदराबाद इज़ हार्ट। बाकी अच्छा। किसी भी स्टेट को मैं पीछे रख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे तो जान है, तो जहान है हैदराबाद। अच्छा, जी, तो आप हैदराबाद को बहुत ज़्यादा अजीज़ मानती हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको काम भी मिल रहा है, बहुत सारे इवेंट्स भी मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं सर, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। पहला रीज़न तो ये है क्योंकि पूरा इंडिया घूमा है, तो मुझे पता है लोग कहाँ के कैसे हैं। हैदराबाद के लोग अगर आप देखेंगे तो भले हूँ मैं नॉर्थ इंडियन, पर अगर मैं पूरे दिलो जान से कह रही हूँ कि मेरा फेवरेट सिटी जो है वो हैदराबाद है, कुछ तो रीज़न रहा होगा। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। मतलब ऐसे लोग जो आपको गिराएंगे नहीं, वो हमेशा आपको पुश करेंगे कि आप आगे बढ़ें। सेम फील्ड के लोग आपको आगे बढ़ाने को पुश करते हैं। ऐसी बहुत कम जगह पे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका दिल इतना बड़ा होता है। तो आई थिंक लोगों के थ्रू ही एक शहर बनता है सर। तो मेरे हिसाब से हैदराबाद की पहचान उस शहर के लोग हैं। सही है, यानी इसीलिए तो कहा जाता है कि हैदराबाद दिल वालों का शहर है। बिल्कुल, डाउट ही नहीं है उस बात पे। अच्छा, जहाँ आपने जिक्र किया हैदराबाद का और मुख्तलिफ मकामात का कि वहाँ के लोग कैसे हैं, तो एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि ज़िंदगी की कुछ दुश्वारियों के बारे में आप ज़रूर बताइए, मुश्किलात। तो जैसे कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हम लोगों की फैमिली में कोई सोच भी नहीं सकता इस फील्ड के बारे में। मतलब दूर दूर तक शो बिजनेस या लड़कियों को काम करना भी काफ़ी हद तक मना है। तो क्योंकि काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली मेरी रही है, मुझे बहुत मुश्किलात हुई थी शुरुआत में। अच्छा। उन्हें मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, पर मेरे पापा बहुत ज़िद्दी हैं और मैं उनसे थोड़ी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। अच्छा। तो हुआ कुछ ऐसा कि शुरू में जब जैसे आप रात को थोड़ा लेट घर आ रहे हैं या काम कर रहे हैं, भरोसा उन्हें पूरा पूरा था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक होता है ना सेफ्टी, हैदराबाद बहुत सेफ सिटी है, हम इस बात पे बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो उसके अलावा शुरू में जब आना जाना था तो घर से थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो अच्छी नहीं चल रही थी। सबका कहना था तुम मेडिकल पढ़ रही हो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, करना है तो तुम डॉक्टरेट कर लो। लेकिन शायद डेस्टिनी का एक रोल प्ले हुआ और मैंने कहा यार मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है, अब मुझे इसमें करियर शायद मैं बना लूँगी। मुझे गारंटी नहीं थी जाने जी। शुरू में जब मैं काम कर रही थी मुझे लगा कि ठीक है, जब तक चल रहा है चलने देंगे, फिर देखा जाएगा। लेकिन किस्मत की बात है, लोग इतने प्यारे मिले मुझे, इतने प्यारे मिले मुझे। हैदराबाद के लोगों ने इतना प्यार, इतनी इज्जत दी है कि मेरा दिल कहा कि कहाँ और मैं क्यों ढूंढूं जब मुझे यहीं पे वो सब मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ। तो कुछ ऐसे इवेंट्स भी रहे जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को लेकर गई, तो उन्होंने जैसे देखा इंडस्ट्री इतनी प्यारी है, लोग इतने सपोर्टिव हैं,
तो शायद उन्हें भी वो चीज़ समझ में आई कि आखिर क्यों मुझे इंडस्ट्री पसंद है। और एक टाइम के बाद आज भी मेरे पापा सपोर्टिव नहीं हैं अच्छा। इस चीज़ को लेके, जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की जिद के आगे घुटने तो टेकने पड़ते अच्छा। हैं, तो वो हो गया। लेकिन मेरी मम्मी की तरफ से मुझे थोड़ा बैक सपोर्ट मिला। एंड बस यही है कि शुरू शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन मनाना हमारा काम होता है और हमारा काम काफ़ी अच्छा है, तो उनको भी लगा कि चलें ठीक है, यही एक रीज़न है, तो बस ऐसे हो गया। अच्छा नेहा, यूँ तो कोई ना कोई किसी भी फील्ड में एक रोल मॉडल होता है। आपका रोल मॉडल कौन रहा होगा, वो हमें ज़रूर बताइए। मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी। मेरे जितने भी सीनियर एंकर्स हैं, जितनों को मैंने शायद टेलीविज़न पे देखा हो या लाइव भी देखा हो, उनके 15-20 साल के एक्सपीरियंस हैं। एक से भी आप मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, आर्टिस्ट खुद बहुत प्यारे हैं। आपस में आप जब आप एक सेम फील्ड में होते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से कंपटीशन वाली जो फीलिंग होती है हैदराबाद में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर उसको पता है कि आप अच्छे हैं काम में तो वो आपको पक्का रेफरेंस देंगे, आपको पक्का पुश करेंगे कि आप ना ये इम्प्रूव करो, ये आपको काम आएगा। तो रोल मॉडल मेरे वो सारे एंकर्स हैं, और इवन जो बच्चे अभी शुरू करना चाहते हैं वो भी मेरे रोल मॉडल हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम जहाँ जिस जनरेशन में हैं सबको मौका मिलता है और हमें उस चीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा। तो मेरे हिसाब से वो हर एक इंसान जो इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहता है वो सब मेरे लिए रोल मॉडल है। तो दूसरे शहरों में इस तरह की बातें नहीं होती, या फिर दूसरे शहरों में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं किया जाता, आप क्या मानती हैं? सर मुझे ऐसा लगता है बाकी शहरों की जहाँ तक बात है वहाँ ज़िंदगी बहुत फास्ट है कंपेयर करें तो। हैदराबाद में आप देखेंगे कि इंसान को बहुत अपने फैमिली को भी टाइम देना है, काम भी देखना है, उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं। पर बाहर शहरों में स्पेशली दिल्ली बॉम्बे में कैसा हुआ है कि बच्चे अपना घर और फैमिलीज छोड़ के वहाँ पे हैं, तो उनके लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है काम। तो पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ में ही उनकी निकल जा रही है। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उससे उनको पता चलता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो टैली आप कर ही नहीं सकते। हैदराबाद में लोग बहुत शांत पीसफुल हैं, काम भी करेंगे, फैमिली भी मैनेज करेंगे, पर बाहर ना लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है। नहीं, लेकिन नेहा देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर फीमेल एंकर्स जो टैलेंटेड है वो कम है और काम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी आपके जितने सीनियर्स हैं, जो आपके साथी एंकर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, जबकि दूसरे शहरों में बहुत ज़्यादा एंकर्स होते हैं, काम कम होता है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? अब इसमें ये तो खैर एक ग्राफ हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से सर सीखने की बात है, धीरे धीरे हर कोई सीख जाता है। और यहाँ पे भी ऐसा है कि कई एंकर्स हैं जो बाहर से आके यहाँ शो करके जाते हैं, तो अगर एंकर, मैं वही तो बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एंकर्स की कमी है, जिसकी वजह से, क्योंकि अच्छे एंकर्स जो जिस तरह का इवेंट होता है उस हिसाब से एंकर नहीं मिल पाती, क्योंकि आपको अगर डेट ऑलरेडी किसी और जगह आपने जो है कमिट किया, या फिर आप कहीं और जगह है, तो फिर आप मुश्किलों से मिलते हैं, तो इसी वजह से भी रेफरेंस दिया जाता है। हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ हैदराबाद में आके आप बहुत चेंज हो जाते हैं। जैसे मेरे अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस आए, मैं कहूँगी बहुत सारे चेंजेस, लोगों को सपोर्ट करने की हो या चाहे सिर्फ रेफरेंस की बात नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना कि अगर मेरे सामने लड़की की तारीफ करना बहुत कम जगह होता है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, आप सीख जाते हैं। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, आपकी सर्कल जैसी होती है, कहीं ना कहीं वो गुण आप में आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे है लोगों में कुछ तो खासियत है जानी जी। मुश्किल रहेगा समझाना, लेकिन क्योंकि मैं भी बाहर जाके काम करती हूँ, ऐसा कई बार होता है कि मैं बैंगलोर में शो कर रही हूँ तो मैं दिल्ली में शो कर रही हूँ, वहाँ पे एंकर्स हैं, पर फिर भी अगर क्लाइंट मुझे यहाँ से बुला रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो कुछ तो वजह रही होगी। वहाँ पे एंकर्स की कोई कमी नहीं जैसा आपने कहा, लेकिन आई थिंक हर एक क्लाइंट की एक डिमांड होती है कि हमारे साथ अगर वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उनको पता होता है कि मुझे उनके ब्रांड के बारे में A to Z मालूम है, तो वो मुझे प्रेफर करेंगे। तो आई थिंक वहाँ जाने के बाद उनके जब आप लोगों से मिलेंगे तो आपको खुद फीलिंग आ जाएगी कि सब अपने अपने में मगन है, सब अपने में खुश हैं, अपने काम से काम रखते हैं।
पर यहाँ लोगों में इन्वॉल्वमेंट है, डिफरेंस तो है। नहीं, आप जैसा आप बताएं कि भाई एंकरिंग आप जब कर रही हैं तो सारी चीज़ें आप प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें आप जान गई, जी। तो दूसरे शहरों में भी वही चीज़ें आपको बताना होता है। तो जब नए एंकर को अप्रोच किया जाता है इवेंट मैनेजर की तरफ से, तो फिर वो एंकर को पूरा सा फिर डिफिनेशन देना पड़ेगा, सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से भी एक ही एंकर को पूरे शहरों में अलग अलग जगहों पे रखा जाता है ना। टाइम बहुत बचता है बचता उससे। है। हाँ, और हेडेक आपको नहीं रहता है practice, इवेंट जी हाँ, मैनेजर का। एंकर को भी प्रैक्टिस हो जाती है। अभी अगर मैं सेम ऑडियंस से 4 बार मिलूंगी तो मैं उनकी फैमिली की तरह लगने लग जाऊंगी उन्हें। बेशक। तो आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। नहीं, उसमें एंकर में भी वो टैलेंट भी होना चाहिए ना। बिल्कुल, अगर आपका एक शो अच्छा नहीं है तो आपको आगे काम नहीं मिलेगा। जानी जी, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस चीज़ को लेके, चाहे शो हो 100 लोगों के साथ, चाहे शो हो 1000 लोगों के साथ, मेरी एनर्जी और मेरा जो स्टाइल है काम करने का वो नहीं बदलेगा, वो सेम ही रहेगा, चाहे मैं कितना भी बड़ा शो कर रही हूँ, चाहे कितना भी छोटा शो कर रही हूँ। आई थिंक इसी वजह से आगे आपको काम मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, सो एनी टाइम। जब आपने जिक्र किया 100 लोगों के साथ हो या 5000 लोगों के साथ हो या 500 लोगों के साथ, तो मैं एक यहाँ पर सवाल जानना चाहूँगा कि आप इवेंट इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर एंकर है, कोई यादगार इवेंट जो आपको याद आता हो वो हमें ज़रूर शेयर करें। जहाँ से मेरे करियर ने पिक पॉइंट लिया, जहाँ मैंने ज़्यादा सीखा मैं कहूँगी, तो वो हुआ रामोजी फिल्म सिटी की तरफ से। अच्छा। क्योंकि मैंने आपके साथ ही वहाँ बहुत सारे जी, शोज बिल्कुल, किए हैं। बिल्कुल। तो वहाँ मुझे सीखने के लिए बहुत मिला। मतलब कॉर्पोरेट इवेंट, जो रामोजी की क्वालिटी ऐसी है कि वहाँ पे सारे टॉप ब्रांड्स आपको काम करते हुए मिलेंगे। बेशक। तो उनके साथ मैंने बहुत काम सीखा, एंड बहुत सारे लोग वहाँ जो हमारे रहे हैं, मनी सर एंड एवरीबॉडी, वो लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मुझे तो डांट डांट के सिखाया गया है काम। और वहाँ के आई थिंक सारे शोज बहुत ही मेरे लिए यादगार हैं। लेकिन एक शो जहाँ से मेरा करियर लिटरली बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पे गया, वो था इंडियाज़ मोस्ट प्रोमिनेंट अवार्ड्स। अच्छा। हाँ, तो वो एक ऐसा लौता शो था जो मुझे पता नहीं कहाँ से आया, मुझे आज तक नहीं मालूम कि इसकी रेफरेंस किसने दी, लेकिन दैट वाज अ वेरी बिग शो। और मुझे अपना टैलेंट जो शो केस करने का मौका जो मिला है, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो दैट वाज द शो जहाँ मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% दिया। एक एंकर होता है ना, शो खत्म होने के बाद उसको पता होता है अंदर से कि उसका शो कैसा गया है, चाहे पब्लिक बोले चाहे ना बोले, क्लाइंट बोले चाहे ना बोले। वहाँ वो शो खत्म करने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया। दैट वाज द बेस्टेस्ट शो आई हैव डन सो फार। तो आई थिंक वो एक मेरे लिए बहुत यादगार शो रहेगा। कितनी ऑडियंस थी? ऑडियंस थी हमारी 5000 लोग वहाँ आए थे। हमारे गेस्ट थे अजहरुद्दीन, हमारे अपने हैदराबाद से यस, जो कैप्टन रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। एंड शो जस्ट सब नेचुरली हुआ, एंड जो शो गया है, मैं आज तक सोचती हूँ कि वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा यादगार है, कि मैंने बहुत सीख के उसके बाद वो शो किया था। सो मेरे हिसाब से दैट इज़ द मेमोरी विच आई हैव। क्या बात है नेहा, आए दिन इंडस्ट्री में बेशुमार लोगों की आमद होती रहती है, बहुत सारे एंकर्स आते हैं। इस तनाजुर में क्या आप अपने काम से मुतमईन हैं? बिल्कुल हैं सर, क्योंकि कहते हैं ना कि आप आज से काम शुरू कर रहे हैं या 3 साल पहले से, एक्सपीरियंस से बढ़ के और कुछ नहीं होता। एक्सपीरियंस इज़ द बिग टीचर। तो कितने भी लोग चाहें आए, हमें कंपटीशन खुद से लगाना चाहिए। अगर आपके लिए कुछ कंपटीशन है तो वो खुद से है, कि मैं अपने काम पे कितना इम्प्रोवाइज़ कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से जो लोग आ रहे हैं उन्हें सपोर्ट देना एनी टाइम। अगर मुझे लगेगा कि ये शो मुझे नहीं चाहिए या ये शो मुझे नहीं करना है, तो मैं रेफरेंस देना चाहूँगी कि आप कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप में टैलेंट है, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। आप चलेंगे, आप कैसे भी चलेंगे। आपको क्या लगता है 15-20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस्ड एंकर्स आज हैं, एंड एज अ लेडी, अगर एक खातून जो होती हैं, उनकी लाइफ का फेस बहुत चेंज होता है जानी चाहिए। आज किसी की बेटी, कल किसी की पत्नी, चलते चलते कल किसी की माँ। तो उस हिसाब से अगर 25 साल की एक्सपीरियंस्ड एंकर्स आज भी हमारे इंडस्ट्री में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस के बेस पे वो हैं, तो उन्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उसमें डरने का कुछ नहीं है। मुझे लगता है आपको अपना काम करना चाहिए, क्वालिटी पे काम करिए, एंड आपको कोई नहीं रोक सकता। सही बात। तो बहरहाल नेहा जी, हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक मुख्तसर से
वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं एंकरिंग की दुनिया का ताबिंदा सितारा नेहा से। नेहा, ब्रेक से पहले हमने जाना आपके कैरियर के मुताल्लिक। अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि मौजूदा दौर में ख़वातीन इस शोबे में किस तरह अपना मुकाम बना सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन जो हैं, जो भी लेडीज़ हैं, उनके लिए वैसे ही चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं आम तौर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में टैलेंट है और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, इच्छा है दिल से, तो सर कोई भी अपनी पहचान बना सकता है। हमारे पास इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो सानिया मिर्ज़ा हों या चाहे वो ऐसे बहुत सारे लोग, मैरी कॉम से लेकर इतनी सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने बच्चों के साथ शादी के बाद इतना इतना सब कुछ पाया है, शोहरत, नाम, एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाली इच्छा होनी चाहिए और अगर हार्डवर्क करने का रखते हैं आप अपने अंदर तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे। लेकिन नेहा, समाज आज भी लड़कियों को वो मुकाम अता नहीं करता जो वो पाना चाहती हैं। आपके तजुर्बे के एतबार से आप बताएं। सर, मुझे लगता है कि कई बार लक और डेस्टिनी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जो उनका बैकग्राउंड है उस वजह से वो आगे नहीं आ पाती हैं। तो मैं कहूँगी कि कोशिश करें, जो आपके क्लोज वंस हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं घर पे, अगर आप कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, शो बिज़नेस दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आई ब्रोक द मोनोटनी। मैं पहली लड़की होंगी अपने पूरे परिवार में जो सब चीज़ से हटके कुछ अलग ही किया मैंने, अनएक्सपेक्टेड। तो आई थिंक चाह है तो राह है। अगर आप पूरा जी जान लगा दें, दम लगा दें, तो क्यों नहीं, आपके जो परिवार वाले हैं एक ना एक टाइम तो मान ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और आगे बढ़ने का दिमाग और दिल दोनों तरफ से अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपको मुकाम मिलेगा। यानी आप कहना ये चाहती हैं कि जिद के आगे जीत है? बिल्कुल, एक ही तो ज़िंदगी है, उसमें भी अगर आप सोसाइटी सबके बारे में सोचेंगे तो खुद के लिए कब सोचेंगे। और लड़कियां, औरतें होती ही सेल्फलेस हैं, वो पहले सबके बारे में सोचती हैं, फिर अपने बारे में सोचती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक ही ज़िंदगी मिलनी है, तो जितना हो सके उसका लुत्फ़ उठाएं। कल को ऐसा नहीं हो कि कुछ साल बाद आप पीछे देखें और कहें ये करती तो शायद ज़िंदगी आज वैसी होती। रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक जो इसी मोमेंट पे आज ही है मौका, जो मौका मिल रहा है उस पे मौके पे चौका मारिए, इंतज़ार मत करिए किसी भी चीज़ का। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, जो लोग एंकरिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, कहाँ से शुरुआत कर सकती हैं? मेरे हिसाब से जो आपके सर्कल में लोग हैं, कहीं ना कहीं इंटर रिलेशन होता है। छोटे इवेंट से शुरू करें, एकदम से बड़ा सबको मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो चाहे वो प्राइवेट गिग्स हों, मेरा मतलब है घर पे परिवार में जो आपके फंक्शंस होते हैं, आप वहाँ माइक लेके शुरू हो जाओ। एक बार आपको प्रैक्टिस आ गई तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि प्रोफेशनली जब आप करेंगे तो कैसा मोड रहेगा। तो मेरे हिसाब से ना अपने प्राइवेट सेक्टर पे देखना चाहिए, अगर वहाँ से आपको मौका मिल रहा है तो, और अगर नहीं मिल रहा है उस पर भी तो अपने ऊपर पहले थोड़ा काम कर लें, क्योंकि एज एन एंकर बहुत प्रेशर होता है। जानी जी, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कट बताऊंगी। लोग कहते हैं ठीक है एंकर इस शो के लिए ये आने वाली हैं, ये करेंगी। अगर एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, पूरा शो का हेडेक क्लाइंट से ज़्यादा एंकर ले लेता है। अब मैं रीज़न बताती हूँ क्यों।
हर एक आर्टिस्ट, चाहे वो डांस ट्रूप हो, चाहे वो कमेडियन हो, सबका एक एक स्लॉट होता है कि आप आएंगे 20 मिनट्स करेंगे, आप आएंगे 10 मिनट करेंगे। लेकिन जो एंकर होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक उसको वहाँ बने रहना है। चाहे वो कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो जाएं या कोई आर्टिस्ट लेट हो गया, संभालेगा कौन शो? एंकर संभालेगा। तो आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा और सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि चाहे कॉर्पोरेट शो हो चाहे प्राइवेट शो हो, अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप यू विल नेल इट, यू विल नेल द शो। कॉमेडियन से ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में और कोई नहीं जानता, तो ये तो क्लियर कट बात है। तो आपको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करें और फिर ऑटोमेटिकली आप छोटे छोटे शो से शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा काम। लेकिन आपने जो जवाब दिया उसमें सारा बोझ आप संभालती हैं, लेकिन पैसा इवेंट मैनेजर को जाता है। सर मेरे हिसाब से नहीं, आप कहना ये चाहती हैं कि भाई इवेंट का सारा बोझ आप ही उठाती हैं, एक एंकर उठाती हैं। सारा बोझ मतलब शो से पहले का सारा बोझ इवेंट मैनेजर ही उठा रहा है। अच्छा, शो का जितना बोझ है आप उठाती हैं? मतलब हाँ, ड्यूरिंग द शो वो जो 1 घंटे या 2 घंटे का जो शो है उसका वो हम पे डाल देते हैं, क्योंकि उनका जो काम था वो हो गया। सर इवेंट मैनेजर का रोल बहुत बड़ा है, मैं वहाँ तक बीट भी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक एक महीना, एक एक 2-2 हफ्ते बिना सोए बिना नींद के वो काम करते हैं। और अगर वो शो के टाइम का 1 घंटा अगर आप पे डाल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आई थिंक यही खासियत है उन लोगों की। आज बहुत अच्छा डिफाइन कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अजराए मजाक बता रहा था कि वाकई सही बात है, क्योंकि जो काम एंकर का होता है वाकई एमसी का जो होता है बहुत बहुत अहम रोल होता है। सबका ही अहम रोल है, लेकिन मैं सिर्फ जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ ये है कि एक एंकर का भी काफ़ी रोल है। मतलब नहीं, बिल्कुल अहम शुरू रोल से है, एंड तक जो मेन शो जो है वो वहाँ रोल वो है। एंकर के ऊपर डिपेंड होता है ना भाई, एक शो को किस तरीके से जो फ्लो में ले जाना है वो एंकर का काम होता है। तो इसीलिए आप एंकर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने बहुत अच्छा सिंगर बुलाया है तो कोई भी एंकर आप लाके खड़ा कर दें, आप वो नहीं कर सकते। अगर वो की तो एक शो की जो क्वालिटी होती है वो नीचे चले जाएगी। तो आई थिंक ये हमारे मार्केट को बहुत अच्छे से मालूम भी है, तो मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है जी, तभी तो माशाल्लाह आपके रेगुलर इवेंट चलते हैं, है ना, क्योंकि बेहतरीन एंकर हमारे साथ मौजूद हैं नेहा जी। तो थैंक यू सो मच सर। नेहा जी, सोशल मीडिया आने से इवेंट इंडस्ट्री में क्या इसके असरात हुए हैं, इस बारे में ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव नोट्स होते हैं, और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। अभी अगर आप मुझे एज अ एग्जांपल लेंगे, मैं सोशल मीडिया मेरे लिए काफ़ी डिस्टेंस वाली चीज़ है। मैं ज़्यादा आपको दिखूंगी नहीं सोशल मीडिया पे। अगर मैं महीने के 10 शो कर रही हूँ तो मैं उसमें से 5 शो का सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालूंगी। पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो शायद अप टू डेटेड रहते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है वो, नो डाउट्स, लेकिन आई थिंक बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है और करना चाहिए। लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या है कि ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं जो ज़्यादा ऑनलाइन नहीं है, ज़्यादा उनके पोस्ट नहीं है, पर वो काम बहुत अच्छा करते हैं। तो होता क्या है, जो पोस्ट करने में अच्छे हैं वो काम कहीं ना कहीं लोगों को मालूम नहीं चलता उन आर्टिस्ट के बारे में, वो छुपे रह जाते हैं और बाकी लोगों को वो काम चले जाता है, जबकि हकदार चाहे कोई भी हो। तो ये है, उसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन ठीक है, अब जैसी जिसकी इच्छा, जिसको जैसा चलाना हो। नहीं, लेकिन आप क्यों सोशल मीडिया से दूर दूर रहती हैं, इसकी वजह क्या है? क्या इतने सारे इवेंट्स करके आप बताना नहीं चाहती? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है। काम तो आने वाली चीज़ है, वो तो चलता रहता है। जी, मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं होती है सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपना काम दिखाने की। ठीक है, मैं कर रही हूँ और जिन्हें मालूम होना चाहिए उन्हें मालूम है, तो मेरे हिसाब से मैं जितना पोस्ट कर पाती हूँ मैं कर देती हूँ। मैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देती सोशल मीडिया पे। अगर एक शो है, मैं वहाँ पे फ़ोन लेके अपना कंसंट्रेशन नहीं हटा सकती कि मैं वहाँ पिक्चर्स ले रही हूँ। मैं ज़्यादा कंसंट्रेट अपने पेपर वर्क पे करूँगी कि आज का क्या है, उस पर ज़्यादा ध्यान दूँगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो दूसरे एंकर्स है या जो भी
वो शो से जुड़े हुए हैं वो फोटोज की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं। सर, मेरा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है। नहीं, कभी लोग जो है अरे हमारी फ़ोटो मिस हो जा रही है क्योंकि ये सोशल मीडिया पे पोस्ट होना चाहिए, वो ध्यान उनका रहता नहीं, है। मैं अच्छी बात है, मैं कहूँगी वो मल्टीटास्कर्स हैं, पर मैं एक ही चीज़ पे ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेट कर सकती हूँ, मैं नहीं नहीं, कहूँगी। आपका कहने का मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आप काम को ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि फोटोज़ की तरफ जाइए। आप किस वे में लेंगे वो अलग बात है, लेकिन नहीं, अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आपको सोशली एक्टिव होना भी चाहिए, लेकिन वो नहीं, होना भी चाहिए, फिर आप क्यों होना नहीं चाहती? मैं कोशिश करूंगी Next. आगे शायद, जी, हाँ, जी। लेकिन फिलहाल तो उसके लिए जो पेशेंस चाहिए वो मुझ में पेशेंस की क्या बात है? अब लगता है सर, उसमें भी आपको वक्त देना पड़ता है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो और हमारा फील्ड शो बिजनेस है जहाँ पे आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अच्छा। तो अभी आई थिंक बेबी स्टेप्स लिए हैं मैंने, अभी टाइम लगेगा, बट तो नहीं, तो अब यहाँ पर एक सवाल ज़रूर जुड़ता है, वही कि एंकरिंग के अलावा आप फुर्सत के लम्हात में क्या करती हैं? मैं पेंट करती हूँ। मैं ज़्यादा लाउड वो सब पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरा काम इतने लाउडनेस में है, इतने लोगों के बीच है, तो मैं अकेले जो मेरा टाइम है, सेल्फ टाइम, वो मैं बिताना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मैं जानी जी उनमें से हूँ जो अकेले मूवी देख के आ सकते हैं, जो अकेले डिनर लंच ब्रेकफास्ट पे जा सकते हैं अरे वाह। अकेले। मुझे 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 ज़्यादा लोगों में रहने की उतनी इच्छा या वो नहीं होती। मैं रह सकती हूँ, मैं अकेले जितना आप बोले उतनी देर रह सकती हूँ। और मेरा काम उसका एकदम ऑपोजिट है, इतने सारे वही तो लोगों के बीच में। मैं वही सवाल जोड़ना चाह रहा था हाँ। कि भाई इतने सारे लोगों के बीच हाँ। शोर शराबे में, हाँ। आप डीजे की आवाज़ों में, हाँ। या फिर इवेंट में इतने सारे लोग होते हैं जी। फिर हाँ, उस बीच में आप काम कैसे कर पाती हैं जबकि आप अकेलेपन यानी अकेला रहना चाहती हैं आप? सर, दो लाइफ जीने में कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि अक्सर ऐसा होता है, आप जिस चीज़ में हो आप उससे हट के कुछ अपने स्पेयर टाइम पे करना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से जहाँ मैं पब्लिक के साथ हूँ वहाँ मैं अपने काम पे हूँ, तो जो मेरा पर्सनल स्पेस है वहाँ मैं कुछ हट के करूँगी, तो वो मैं अपना प्राइवेट स्पेस मांगती हूँ, या तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अच्छा, ज़िंदगी में इतना सब कुछ मिलने के बाद आपकी कोई ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो? सर, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो कहूँगी। मैंने बहुत छोटी उम्र में काम शुरू कर दिया था, तो आई थिंक अब जाके एक नाम मेरा बनना शुरू हुआ है। और आई थिंक ये छोटे छोटे स्टेप हैं सर। आज बड़े से बड़ा एंकर भी, उसके लिए एक नया शो होता है, नए लोग होते हैं, और हर दिन एक लर्निंग का दिन है। हर शो में आप कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ पाना खोना सब बाकी है। तो आई थिंक मैं पहले दूसरे स्टेप पे हूँ, अभी लॉन्ग वे टू गो। तो मेरे हिसाब से ख्वाहिशें बहुत हैं, और वो होपफुली इंशाल्लाह सून पूरी होंगी, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह जी। होंगी। हम भी उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी हो। इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है? पहली बात तो मेरे सामने जो बैठे हैं द जेंटलमैन सर, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मुझे कोई शक नहीं है उस पर। जिस हिसाब से आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं थोड़ी देर के लिए घबरा भी जा रही हूँ, जबकि अक्सर क्या होता है मैं लोगों के इंटरव्यू लेती हूँ। फॉर अ अच्छा। चेंज यहाँ मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो वो तो है ही है। और जिस तरीके के आप हैं, जैसे आप बात करते कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ लवली। आई थिंक हैदराबाद में अगर कोई बेस्ट सियासत चैनल को मिल सकते थे ना इस शो के लिए एंकर, वो आप मिले हैं, एंड नोबडी कैन टेक योर स्पेस फॉर श्योर सर। इट्स लवली। वैसे शो के बारे में आप थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे नाजरीन जान सकें कि ये शो किस तरह का है और आपको कैसा लगा यहाँ आकर? सर, मुझे पहली बात तो बहुत अच्छा लगा, एंड हैदराबाद सितारे जो नाम ही है, आप लोगों को सितारा बना रहे हैं। और हैदराबाद में जो भी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको ग्रो करते हुए देख के ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि कहीं ना कहीं उनको एक रिस्पेक्ट मिल रही है। यू पीपल आर पेइंग रिस्पेक्ट टू द आर्टिस्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे सकूँ। और ओवरऑल मैं यही कहूँगी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जो जिन लोगों को आई थिंक उनके बारे में नहीं भी पता, एक तरफ से सोशलाइज आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। जैसा मैंने आपको कहा, मैं सोशलाइजिंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो ये मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया ना सोशलाइज करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जो शांत स्वभाव के चुपचाप अपना काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशलाइज करने के लिए। और साथ ही साथ जो कंफर्ट आप लोगों ने मुझे दिया,
मेरे हिसाब से डेट चूज़ करना या टाइम चूज़ करना, यहाँ आना, और आपके साथ ऑलरेडी इतना काम मैं कर चुकी हूँ तो ऑटोमेटिकली वो कंफर्ट बन गया। सही तो है। मुझे यहाँ आने से पहले घबराहट नहीं, मुझे पता था जानी जी हैं, हो जाएगा। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके चलिए, overall। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आखिर पड़ाव में जी। हम रैपिड फायर, जिसे हम चलते चलते का नाम दिया है, आप अगर तैयार हैं तो कुछ सवालात हैं, बिल्कुल उसके जवाब देने पड़ेंगे आपको। जी रेडी हैं आप? जी। 3 ऐप्स जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, क्योंकि वहाँ से हमें काम भी आता है, और तीसरा रहेगा फिटनेस ऐप। ओके। 3 गाने आपके प्लेलिस्ट में क्या हैं? काका के सॉन्ग्स, राजेश खन्ना के सॉन्ग्स रहेंगे। बाय बाय मिस गुड नाइट जो मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। दूसरा रहेगा थोड़े शोर शराबे वाला गाना, और तीसरा रहेगा इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। क्या बात है। अच्छा, 90s की म्यूज़िक या फिर करंट म्यूज़िक आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सर मैं बहुत पुराने ख्याल की हूँ, एकदम ओल्ड स्कूल। आपको मेरी एज पे ना जाएं आप, मैं तो 70s आप समझें ओवरऑल। हाँ, तो मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। आजकल की लिरिक्स वगैरह सब सर के ऊपर से जाती है, खाली बीट्स पे आप इंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है पुरानी चीज़ों को, कोई बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, वही है समझिए आप। तो कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप गाकर सुनाएं? सर मैं गाना तो नहीं गा सकती क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं गाने के बारे में आपको बता सकती हूँ। बातें करने की आदत है मुझे ना, आई एम पेड टू टॉक। सो ओवरऑल जो पुराने टाइम के हमारे गाने रहे हैं उनमें जो मीनिंग रही है ना, वो दिल को छूती थी। आजकल के गानों में है बट एडजस्ट करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन पुराने गाने यार ज़बरदस्त। एब्सोल्युटली। कोई गाना गा के सुनाइए फिर से। मेरी आवाज़ में उतना दम नहीं है कि मैं कोई गाना गा सकूं। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? वो तो बोल सकते हैं आप। हाँ, फेवरेट सॉन्ग मुझे इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। अच्छा, ओके। गाना बहुत पसंद है जी। अच्छा, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब आप कौन से बैड वर्ड्स इस्तेमाल करती हैं? बैड वर्ड्स, जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हम घर पे तू तड़ाक करके भी बात नहीं कर सकते, आप पे हैं। लेकिन बैड वर्ड्स तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहती हूँ मुंह बंद रख। अच्छा, That's all. ये बताइए, अचानक आपको कोई इवेंट में जाना हो, आप बगैर मेकअप किए हुए जाना चाहेंगी तो कैसा रहेगा? सब मुझे लगता है आपके पास कंटेंट है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप वो कैरी करके जाइए। मेकअप मैटर नहीं करता उतना, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगी इससे रिलेटेड। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा वर्चुअल इवेंट था, और टेक्निकली मुझे खाली 10 मिनट पहले पता चला कि मेरा अभी है वर्चुअल इवेंट कुछ ही देर में। मैंने एक आंख में काजल लगाया था, एक आंख में लगाना भूल गई और मैंने पूरा वर्चुअल इवेंट कर भी दिया, लेकिन किसी ने नोटिस किया नहीं, कि उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन शो बहुत हिट था। तो मेरे हिसाब से नेचुरली भी आप अगर जाएंगे स्टेज पे, पर अगर आपकी आवाज़ में दम है, बुलंद है और आप में कॉन्फिडेंस है ना काम करने का, तो शो हिट ही जाएगा। तो उसकी आपको टेंशन लेने की, परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, कॉन्फिडेंस इज़ योर ब्यूटी। क्या बात। अच्छा, आपकी फेवरेट एक्टर? मेरे फेवरेट एक्टर काका जी, राजेश खन्ना, एंड उनके बाद अगर आप नए में देखें तो मुझे फवाद अफजल खान बहुत पसंद है। अच्छा जी। अच्छा, सोशल मीडिया के किस पोस्ट पर आपको बहुत ज़्यादा रोना आया? सर अभी जो वक्त बीता है कोरोना, जी। उस वजह से जो हुआ है, हम लोग बाय गॉड ग्रेस हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ शायद हमें उतना अफेक्ट नहीं हुआ हो, लेकिन कई सारे लोगों को हुआ है। जो मेरे घर में जो मेड्स वगैरह आते थे, और कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही दर्दनाक वो फेज़ रहा है सबके लिए। तो कोरोना से रिलेटेड जो भी पोस्ट हमने देखे। जी जी। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर ऑल माइन सर, थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।